हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आप सब कैसे हैं? बहुत दिनों बाद आपसे मिलके अच्छा लग रहा है और बहुत टाइम तक हम ये वीडियोस नहीं डाल पा रहे थे इस चैनल में बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस। पर अब हमारी कोशिश रहेगी कि हम दोबारा से यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज़ को, सब्जेक्ट्स को कवर करें, आपकी हेल्प करने की कोशिश रहेगी। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत टाइम से हम साइकोलॉजी के ऊपर फोकस करते हुए आ रहे हैं इस चैनल पे। अभी भी वो चलता रहेगा, बट इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही चीज़ पे स्टिक करेंगे। वी विल ट्राई टू ऐड वैरायटी ऑफ कोर्सेज। और अब जो है थोड़ा फोकस हमारा जो रहेगा वो बेसिक पे भी रहेगा। बेसिक यानी कि जैसे अब हमारे सी-टेट जैसे पेपर हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा जिसकी डिमांड आ रही है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लर्नर्स हैं हमारे जो सी-टेट की तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से इसका जो रिज़ल्ट है वो देखने में आ रहा है कि अच्छा नहीं है, लर्नर्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। वैसे तो ये एग्ज़ाम्स आप हर 6 महीने में अपेयर कर सकते हो, हर 6 मंथ्स के बाद ये एग्ज़ाम होता है। पर हमारा जो टारगेट होता है कि हम एक ही बार में इसको क्वालिफाई करें, हमें बार बार ये देना ही ना पड़े। ठीक है, तो अब गलतियां हम कहाँ करते हैं, क्यों हमसे क्वालिफाई नहीं होता है, उस चीज़ पे ध्यान देना है। और जो भी आपके कंटेंट कहीं पे अगर आपको प्रॉब्लम आती है कि नहीं मिल रहा है, अगर आपको लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे पढ़ना है या फोकस किस चीज़ में करना है, तो वो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और ये एग्ज़ाम जो है सी-टेट, ये क्या है, एग्ज़ाम्स किस तरह दिया जाता है, किस चीज़ पे हमें फोकस करना है, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, उस चीज़ को लेके आज बात करेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। सी-टेट, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, सी-टेट का मतलब होता है सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब है कि आपको ये एलिजिबल तो बना देगा फॉर टीचिंग, बट आपको जॉब नहीं है। जॉब के लिए आपको और भी एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, सिर्फ जॉब नहीं मिलेगी इससे, बट आप एलिजिबल हो जाओगे ऑल ओवर इंडिया कि आप एज अ टीचर आप काम कर सकते हो, टीचिंग कर सकते हो। ठीक है, अब सी-टेट का तो सेंट्रल है, मतलब सेंट्रल टीचर मतलब कि आपको ऑल ओवर इंडिया तो होता ही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टैट्स होते हैं। जैसे कि हरियाणा में एच-टैट होता है, यूपी में यूपी-टैट होता है। तो आपको कई बार स्टेट के भी टैट्स जो है वो क्लियर करने पड़ते हैं पर्टिकुलर उस स्टेट में काम करने के लिए। ओके, तो ये जो वाला एग्ज़ाम है सी-टेट, इससे एक ये रहता है क्लियर करने के बाद कि कई जगहों पे, कई स्टेट्स पे सेम एग्ज़ाम ही आपको एलिजिबल बना देता है। तो इसको तो ज़रूर आपको क्लियर करके रखना है। बेशक आप अपने स्टेट वाइज एग्ज़ाम अलग अलग देते रहिए, प्रैक्टिस होती रहती है। जितने एग्ज़ाम्स देंगे उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस ही होगी। अच्छा ही रहेगा कि आपके पास एलिजिबिलिटीज़ होंगी अलग अलग स्टेट्स की, आपको चॉइसेस होंगी, आप कहीं पे जॉब करने के लिए जा सकते हैं, अगर रीलोकेट कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम वैसे भी हमें एज अ प्रैक्टिस देते रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें एक जगह ही नौकरी करनी है तो वहीं का एग्ज़ाम दें। हम अलग अलग स्टेट्स के एग्ज़ाम देते रहेंगे तो हमारी ही प्रैक्टिस होगी। तो सी-टेट तो देना ही है, उसके अलावा जो भी स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं उसको भी आप ज़रूर उसमें अपीयर होइए। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि सी-टेट में होता क्या है। तो जो आपका ये सी-टेट का पेपर है, मोस्टली तो आप लोग जानते ही होंगे कि इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 2 तरह के पेपर होते हैं। इनमें क्या डिफरेंस होता है? फर्स्ट टू 5th क्लास तक का जो प्राइमरी टीचिंग होती है, उसमें जिन लोगों को इंटरेस्ट है, आगे प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, उनको पेपर 1 पे फोकस करना होता है। उसके बाद अगर 6 to 8th को आपने पढ़ाना है, जिसको हम मिडिल स्कूल बोलते हैं, मिडिल स्कूल को अगर आपने पढ़ाना है, आप मिडिल स्कूल टीचर बनना चाहते हो, तो आपके लिए पेपर 2 इम्पॉर्टेंट है। ये 2 है। ठीक है, 1 और 2, दिस इज़ पेपर 1, दिस इज़ पेपर 2। तो ये दोनों ही पेपर हमें सी-टेट में देने होते हैं, तो हम ओवरऑल एक टीचिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और दोनों पेपर 2.5 आवर्स के होते हैं, मतलब 2.5 घंटे का पेपर ये वाला भी होता है, 2.5 घंटे का पेपर ये वाला भी होता है आपका, और दोनों ही 150 मार्क्स के होते हैं। ठीक है,
तो ये तो बेसिकली वो है कि कितने पेपर होते हैं इसमें, ठीक है। अब आपका इसमें जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है कि आपको 90 नंबर लेके आने हैं दोनों में, इधर भी 150 में से 90 लाने हैं, इधर भी 150 में से 90 नंबर लाने हैं, तभी आप क्वालिफाइड माने जाओगे। आपका अगर पेपर 1 में 90 आ जाता है तो आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लेते हो, 2 में भी 90 आ जाता है तो आप उसको क्वालिफाई कर लेते हो। तो आपका मिनिमम कितना चाहिए, आपको 90 मार्क्स चाहिए, ठीक है। सबसे बेस्ट चीज़ जो इस एग्ज़ाम में है, जो इसका बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, दैट देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 मार्क्स का है तो इसमें 150 क्वेश्चंस भी होते हैं, यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है। ऐसे ही सेम यहाँ पे 150 मार्क्स का है तो 150 क्वेश्चंस होते हैं, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है। हम फुल अटैम्प्ट करके आते हैं, सारा पेपर अटैम्प्ट करते हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ते नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, हमारे नंबर नहीं कटेंगे। अगर हम तुक्का भी मार आते हैं कुछ क्वेश्चन जो हमें नहीं पता तो हम सेफ हैं, मतलब हमारे मार्क्स कटेंगे नहीं, ठीक है। तो ये तो इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और ये आगे जब आप और एग्ज़ाम्स दोगे, सीटेट क्वालिफाई करने के बाद जब आप नौकरियों के लिए पेपर देते हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हो, तो आपको ये चीज़ वहाँ देखने को मिलती है कि उन सब में नेगेटिव मार्किंग होती है। सिर्फ एक ये एक सीटेट मतलब टैट्स के ऐसे पेपर होते हैं जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो ये हमारे लिए बहुत एडवांटेज वाली बात है। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम ये है कि 90 मार्क्स नहीं ला पाते हैं। 150 में से 90 लाना कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, पर क्यों नहीं आ रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, क्वेश्चन मार्क ये है कि किस तरीके से तैयारी गलत हो रही है कि ये मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं लर्नर्स के, वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ कोई ऐसा भी चक्कर नहीं है कि आपका परसेंटाइल बन रहा है, जिसके ज़्यादा आएंगे वो होगा क्वालिफाई या जिसके कम आएंगे, कोई कंपैरिजन नहीं है। आपको सिर्फ 90 मार्क्स लाने हैं, जो भी 90 ले आएगा वो क्वालिफाई होगा। इसमें कोई भी कंपैरिजन या परसेंटाइल वाली प्रॉब्लम नहीं है कि पहले 10 बच्चे ही सेलेक्ट होंगे या पहले लाख बच्चे ही सेलेक्ट होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है हमारे पास कि हमें सिर्फ 90 नंबर लाने हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 90 ले आओगे तो आप क्वालिफाइड हो जाओगे, और कोई भी परसेंटाइल सिस्टम नहीं है। फिर भी प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन मार्क ये है कि बच्चे क्वालिफाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं सीटेट। ऐसा क्या है इसमें, क्या तैयारी गलत हो रही है, क्यों इतना सिंपल पेपर सिंपल ना भी हो लेकिन फिर भी इतनी एडवांटेजेस होने के बाद भी क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, जबकि आगे इतने बड़े बड़े पेपर्स होते हैं वो भी हमें देने होते हैं। तो हमें कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमसे ये वाला पेपर नहीं हो रहा है एक बार में, 2 बार में, और हमें बार बार देना पड़ रहा है। और रिज़ल्ट ये बता रहा है कि जो है वो पहले से डाउन जा रहा है सीटेट का। तो हमारा मेन फोकस ये भी था कि हमें सीटेट को उठाना था, और सीटेट को ही शुरू क्यों करा, क्योंकि उसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस देना है। उसका रिज़ल्ट नहीं अच्छा आ रहा है, और अगर रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा तो आप आगे टीचिंग के लिए कैसे एग्ज़ाम्स दोगे, ओके। तो इसमें अब आता क्या है, तो शुरुआत करते हैं सिलेबस से। इसमें आता क्या है, तो जो आपका पेपर 1 होता है उसके अंदर 5 सेक्शंस होते हैं। 5 सेक्शन में पहला सेक्शन होता है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। और इसको मैं स्टार लगा रही हूँ, अब मैं बाद में बताऊँगी मैंने क्यों स्टार लगाया है। दूसरा सेक्शन जो होता है वो होता है लैंग्वेज, मोस्टली आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी मैं बता देती हूँ। तीसरा लैंग्वेज 2 होता है, जैसे आपने यहाँ हिंदी लिया तो यहाँ इंग्लिश या उल्टा हो सकता है। चौथा सेक्शन आपका होता है मैथ्स, और लास्ट में होता है आपका एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस ये सारे ही 30 मार्क्स के हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 30 × 5 कितना हो गया, 150 मार्क्स, जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है। 150 नंबर का है, 150 क्वेश्चंस आते हैं,
यानी कि आपका जो एक क्वेश्चन होता है वो 1 मार्क का होता है। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको बोला था ये 2.5 घंटे का होता है। 2.5 घंटे का मतलब क्या है, 150 मिनट्स। 150 मिनट्स, 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स। देखो अब यहाँ पे आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है। यहाँ से ये पता चलता है कि आपके पास 150 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है और 150 मिनट्स है। यानी कि आपको टारगेट करना है 1 मिनट में एक क्वेश्चन, पर वो बहुत ज़्यादा अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप यहाँ ध्यान दीजिए। आपका ये वाला पोर्शन जो है ये 30 मिनट्स का होगा, क्योंकि 30 क्वेश्चंस आएंगे। ये भी 30 मिनट्स का होगा, ये भी 30, इक्वली डिवाइडेड है। 30 मिनट्स का है, 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हमें इस चीज़ को ध्यान देना है कि हमें इसमें 30 मिनट से ज़्यादा देने ही नहीं हैं। इस सेक्शन में भी 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देने हैं, इसमें भी 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देने हैं, इसमें भी नहीं और इसमें भी नहीं। अगर हम ये टारगेट लगा के चलेंगे कि हमें हर सेक्शन में 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देने हैं, तो हमारा पेपर टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्टार क्यों लगाया है इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। अब हम पेपर 2 पे चलते हैं। पेपर 2 जो होता है उसमें आपके 4 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, पहला सेक्शन, दूसरा और तीसरा सेम है। यहाँ पे भी अगेन CDP है, जैसे वहाँ पे था 30 मार्क्स का। यहाँ पे भी लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है। और जो चौथा सेक्शन है यहाँ पे आपको चॉइस मिलेगी, या तो आप मैथ्स एंड साइंस ले लो या फिर आप सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस ले लो। ठीक है, तो ये आपके 60 मार्क्स का हो जाता है। ये वाला चौथा सेक्शन आपका 60 मार्क्स का है। 60 क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क ईच हर क्वेश्चन के होंगे। बाकी क्राइटेरिया सेम है कि ये टोटल 150 मार्क्स का है। वही आपके 150 मिनट्स होंगे। यहाँ पे भी ये 50 है, तो 150 मार्क्स, 150 मिनट्स। ठीक है, तो आपको एक तरीके से आप देखो तो आपको 150 क्वेश्चंस जो करने हैं वो 1 मिनट में एक क्वेश्चन का टारगेट है। पर अगेन हम यहाँ पे मार्क्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे CDP है, इसको हम 30 मिनट्स में कंप्लीट करें, इसको भी 30 में, इसको भी 30 में। और यहाँ पे ये 60 है तो यहाँ पे आप 60 मिनट्स ले सकते हो, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन भी हो जाता है तो थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है। अब यहाँ पे भी हमारा CDP स्टार है और पिछले वाले में भी हमारा CDP स्टार था। और ये मैंने स्टार क्यों लगाया है, आप पूरे सिलेबस में देख लो, CDP 2 बार आया है। CDP पेपर 1 में भी है और CDP पेपर 2 में भी है। लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है बाकी सारे सब्जेक्ट्स में से, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी 30 मार्क्स के हैं, CDP भी 30 मार्क्स का आपको दिख रहा है, पर ये क्यों इतना स्टार, मतलब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है इतना ज़्यादा। अब CDP का मतलब क्या होता है, ये आपका ऐसा सेक्शन है जो दोनों पेपर में है, पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी है। ठीक है, तो अब इसके बारे में देखेंगे कि ये है क्या चीज़। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी इसकी फुल फॉर्म है। सबसे बड़ी एडवांटेज इसकी क्या है, ये दोनों पेपर में है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो हम यहाँ लिखेंगे कि बोथ द पेपर्स। स्टार लगाने का पहला रीज़न ये है कि CDP अगर आप एक बार ढंग से पढ़ लोगे तो आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में हेल्प करेगा। दोनों में 30 मार्क्स का था, 30 + 30, तो एक तरीके से आपके 60 मार्क्स कवर हो जाते हैं। लेकिन क्या ये इतने ही मार्क्स का आता है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात भी यहाँ पे है, CDP आपका सिर्फ इतने मार्क्स का नहीं है। वो हमें ऐसा लगता है कि CDP लिखा है 30 मार्क्स तो वो उतना ही है। आपके जितने भी सेक्शंस हैं यहाँ पे पेपर 1 में, लैंग्वेज, मैथ्स, एनवायरमेंटल, इन सब में CDP के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यही रीज़न है कि बच्चे जो है CDP के ऊपर ध्यान सिर्फ 30 मार्क्स जितना ही देते हैं। और यहाँ पे जब वो क्वेश्चंस आते हैं उस तरह के,
जो CDP से रिलेटेड है, यहाँ पे बच्चे अटक जाते हैं। अब कोई भी होगा, नेचुरली लैंग्वेज है तो वो हिंदी पढ़ के जाएगा या इंग्लिश पढ़ के जाएगा, मैथ्स है तो वो मैथ्स के सम सॉल्व करके जाएगा, प्रैक्टिस करके जाएगा, साइंस है तो वो साइंस की फैक्चुअल चीज़ें लर्न करके जाएगा। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है, मेन प्रॉब्लम यही है, और जिस वजह से क्वालिफाई हम नहीं कर पा रहे एग्ज़ाम, कि आपके इन सेक्शंस में भी 80 नंबर 90 के CDP के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दिस इज़ द रीज़न कि क्वालिफाई नहीं हो पाता है। सिमिलरली पेपर 2 में भी लैंग्वेज लिखा है, मैथ्स एंड साइंस लिखा है, ऑब्वियसली इनसे क्वेश्चंस आएंगे, लैंग्वेज के भी आते हैं, मैथ्स के भी आते हैं, साइंस के भी आते हैं। अगर आपने दूसरा ऑप्शन लिया है सोशल स्टडीज़, मैथ्स एंड साइंस ना लेके सोशल साइंस या सोशल स्टडीज़ लिया है, इसमें से आते हैं। पर यही चीज़ यहाँ पे जो हिडन है वो ये है कि इन सब में CDP के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि CDP सिर्फ 60 मार्क्स का नहीं है। ये तो हमें दिखता है कि 60 मार्क्स का है, 30 पेपर 1 में, 30 पेपर 2 में, बट एक्चुअली में जो दूसरी चीज़ है जिस वजह से हमने CDP को स्टार लगाया था, क्वेश्चंस ऑन CDP are asked in each section। आपके जितने भी सेक्शन है, पेपर 1 में 5 सेक्शन, पेपर 2 में 4 सेक्शन, सब में CDP से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और इसका मतलब सिर्फ 60 मार्क्स का नहीं है, पेपर 1 में वो 80 या 90 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे ही पेपर 2 में भी 80 या 90 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो अकेला आपका CDP ही आपको अगर 80 नंबर लाके दे रहा है, दैट मीन्स ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपके CTET के पेपर का। ओके, तो ये था दूसरा रीज़न कि हमने उसको स्टार क्यों लगाया था। थर्ड पॉइंट जो है इसमें वो ये है कि CDP है क्या चीज़ एक्चुअली, वाई CDP क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि वाई क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये इतना ज़्यादा पूछा जाता है, और दूसरे सेक्शंस में भी CDP का क्या रोल है या उसका क्या मतलब है पूछने का। तो रीज़न ये है कि CDP में आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आती है, और पेडागोजी का मतलब है, मतलब यहाँ पे आपको ये क्या चीज़ समझाना चाह रहे हैं जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में टीचर सिर्फ एक टीचर नहीं है, उसके लिए जो वर्ड यूज़ करा गया है वो है फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर, आप एक फैसिलिटेटर हैं। फैसिलिटेटर का मतलब है आप बच्चों को फैसिलिटेट करते हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं जिसमें आपके स्टूडेंट सीख सकें, पढ़ सकें, लर्न कर सकें, चीज़ों को समझ सकें। तो पेडागोजी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको इस चीज़ के केपेबल बनाती है। तो चाहे आप मैथ्स का सेक्शन कवर कर रहे हो, चाहे साइंस का कर रहे हो, चाहे आप लैंग्वेज का कर रहे हो, सब में आपको यही पूछा जाएगा कि आप उसको पढ़ाओगे कैसे। अगर आप लैंग्वेज के टीचर हो तो आप लैंग्वेज कैसे पढ़ाओगे, आप मैथ्स के टीचर हो तो उसको कैसे पढ़ाना चाहिए, उसमें कौन सी टेक्निक्स, पेडागोजी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, टेक्निक्स आ जाती हैं, पढ़ाने की स्ट्रैटेजीज आ जाती हैं, टीचिंग मेथड्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीज़ें फैसिलिटेशन और टीचिंग से रिलेटेड आती हैं। आपका माइंडसेट कैसा है एज अ टीचर, आपका बच्चों की तरफ एटीट्यूड कैसा है, एप्टीट्यूड कैसा है, आप कैसे बच्चों को पढ़ाओगे, किस मेथड्स को, अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे समझोगे बच्चों के, और किस तरीके से अपने टॉपिक को डिलीवर करोगे कि उनको समझ में आ जाए, ये सब पेडागोजी में कवर होता है। इसीलिए जितने भी सेक्शंस आपके CDP के हैं उसमें फैक्चुअल नॉलेज के अलावा आपको पेडागोजी के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, इसलिए ये इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये उस पर फोकस कर रहा है जिस चीज़ की तैयारी आप कर रहे हो। सबको पता है कि आप मैथ्स के टीचर हो तो आपको मैथ्स तो आती होगी, आप साइंस के हो तो आपको साइंस तो आती होगी, लेकिन बेसिकली वो टेस्ट क्या करना चाहते हैं कि जो आपको आता है आप उस चीज़ को कितना अच्छा डिलीवर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चौथी चीज़ क्या इतना इम्पोर्टेंट है इसमें जो हमें नहीं समझ में आ रहा है, जिस वजह से पेपर जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं,
दैट इज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। CDP में आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, नो रोट मेमोराइजेशन। आपको उसको लर्न नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है। हमें आदत होती है कि 30 नंबर का है तो फटाफट लर्न करके चले जाएं चीज़ें, फैक्ट्स को लर्न करके 30 नंबर फटाफट हम कोशिश करें कवर अप करने की कि 30 ही नंबर तो का पढ़ के जाना है, तो हम उसको जितना भी है याद कर लें। लेकिन ये इतना वास्ट है और इसमें इतनी चीज़ें हैं जो सारी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है। इन सब में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। CDP बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जिसको आप लर्न कर सको। CDP को आपको समझना पड़ेगा। और इसका क्या रीज़न है अंडरस्टैंड करने का, क्योंकि आपको सिर्फ CTET क्वालिफाई नहीं करना है, इसके आगे भी CDP आपके आएगा, जो चीज़ मैं आपको अब बता रही हूँ। नेक्स्ट जो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप CDP को एक बार समझ जाओगे तो आपका सिर्फ ये टैट क्लियर नहीं करवाएगा। टैट के बाद जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दोगे, जब आप टीचिंग के एग्ज़ाम्स दोगे कॉम्पिटिटिव, क्योंकि अगर आप CTET क्लियर कर रहे हो तो आई गेस कि आप आगे टीचिंग की जॉब करना चाहते हो। ये तो आपको सिर्फ एलिजिबल बना रहा है, जॉब नहीं दे रहा है। जॉब के लिए आपको क्या करना है, जॉब्स के लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली में DSSB का एग्ज़ाम होता है, उन सब में क्या आता है, उन सब में भी मोस्टली CDP पूछा जाता है। फैक्चुअल क्वेश्चंस के अलावा मैं बोल रही हूँ, सिर्फ CDP नहीं, बट ये वहाँ पे भी आता है। फिर उसके बाद क्या होता है, कई बारी कहीं कहीं पे हमें इंटरव्यू भी देना पड़ता है। अब आप बताओ इंटरव्यू में क्या किसी टीचर से ये पूछेंगे कि ये सम सॉल्व करके दिखाओ? बिल्कुल भी नहीं। टीचर से इंटरव्यू में बोला जाएगा कि अगर आपके बच्चे की ये प्रॉब्लम है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, अगर आपके बच्चे इस तरह बोलेंगे तो आप क्या जवाब दोगे, अगर आपकी क्लास में कोई बहुत ही गिफ्टेड बच्चा है तो आप उसको किस तरह के क्वेश्चंस पढ़ाओगे, अगर बच्चों को आपने डायग्रामेटिकली कोई चीज़ें समझानी है तो आप उसको तो क्या पूछ रहे हैं, ये सारा पेडागोजी पूछ रहे हैं। तो इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जा रहा है, अगेन आपसे CDP पूछा जा रहा है। ठीक है, अब ये इंटरव्यू आपका टीचिंग के लिए भी हो सकता है, और हम थोड़ा हायर एम करेंगे बिकॉज हम सिर्फ लोअर जॉब्स के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो अगर आप आगे वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल के भी एग्ज़ाम देते हो तो उनके इंटरव्यूज़ में भी CDP का बहुत ही मेजर रोल है। उन इंटरव्यूज़ में भी अब आप ये सोचो कि एक छोटे से CTET के पेपर में जिसमें सिर्फ हमें एलिजिबिलिटी मिलती है, वहाँ से लेके अगर एक प्रिंसिपल के इंटरव्यू में सिर्फ CDP ही पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब ये कोई बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको हम ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाएं या जिसका रट्टा मार के चले जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ये इसकी इम्पोर्टेंस है। आपको ये जितना भी आगे आपका पूरा जो करियर है ना, आपका टीचिंग करियर, बेसिकली जो टीचिंग करियर है, उसमें आपको ये ही काम आएगा। और एक्चुअली में आपका एटीट्यूड और आपका एप्टीट्यूड टूवर्ड्स टीचिंग वो CDP से ही बनेगा। वो कब बनेगा, जब आप CDP को समझोगे, समझ के जाओगे पेडागोजी को, और उनके अंदर जितने भी थ्योरीज या जितने भी अलग अलग लोग हैं जिन्होंने बातें बताई हुई हैं बच्चों के डेवलपमेंट से रिलेटेड पेडागोजी से, उनको समझोगे तो वो आपके पढ़ाने के तरीके में भी आएगा, आपकी बिहेवियर में भी शो होगा, और ऑटोमेटिकली आपका माइंडसेट भी वैसे ही डेवलप होगा और इन चीज़ों में भी आपकी हेल्प करेगा। तो CDP एक तरीके से सिर्फ आपको एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना है। अगर आप अपना सक्सेसफुल करियर टीचिंग में बनाना चाहते हो और आगे भी उसी लाइन में आगे तक जाना चाहते हो तो आपको CDP पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम जो CTET की तैयारी कर रहे हैं, आपका टारगेट सिर्फ 90 नहीं, क्योंकि 90 तो आपको CDP ही दिला देगा, आपको तो और भी पढ़ना है, दूसरी चीज़ें भी पढ़नी है। तो आपका टारगेट होना चाहिए 140 आउट ऑफ 150। और हमें पता है कि 90 तो हम CDP से ही ले आएंगे। कैसे ले आएंगे, क्योंकि हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। हम लोग हैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ पे, और क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं होते हैं, बस आपको थोड़ा दिमाग अपना
ज़्यादा ओपन करके, ज़्यादा लॉजिकली, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली सोच के अगर आप क्वेश्चंस को देखते हो, पढ़ते हो, तो आराम से हो जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो दैट इज़ वाई वी विल फोकस ऑन CDP फर्स्ट। हम लोग पहले CDP के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। जो भी उसमें टॉपिक्स हैं, सब कुछ जो भी सिलेबस में दिया हुआ है, धीरे धीरे उन चीज़ों को समझेंगे, कवर करेंगे। और पुराने कोई क्वेश्चंस होंगे जिनको हम रिव्यू करेंगे कि किस तरह पूछे जाते हैं, जो भी टॉपिक्स हैं उन सब पे हम ध्यान देंगे आगे वीडियोस में जब हम पढ़ेंगे। और अब आपने ये चीज़ भूलनी नहीं है कि ये जो आपका CDP है ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो बेसिकली हमारा जो प्रोसेस रहेगा इन फर्दर वीडियोस वो होगा कि वी विल स्टार्ट विद द सिलेबस फर्स्ट। पहले हम सिलेबस कवर करेंगे, उसके बाद पुराने क्वेश्चंस किस तरह के आए हुए हैं और सिर्फ CDP में ही नहीं, मतलब बाकी और सब्जेक्ट्स में भी किस तरह रिलेट करते हैं वो भी मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगी। जो मैं बोल रही थी कि कैसे वो मैथ्स में या साइंस में या दूसरे सब्जेक्ट्स में भी उनके क्वेश्चंस इंटीग्रेट कर देते हैं। तो क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी करेंगे और धीरे धीरे ऐसे करते करते हम आपकी अंडरस्टैंडिंग में और इसको समझने में हेल्प करेंगे, ताकि आपका जो पेपर है वो सिर्फ क्वालिफाई ना हो, वो क्लियर भी हो जाए और बहुत अच्छे नंबर से हो, और आगे आपका जो भी फर्दर एग्ज़ाम होगा उसमें आप क्वालिफाई कर पाए और बहुत अच्छी जॉब पे भी लगे और बहुत अच्छे से पढ़ाएं भी और बहुत अच्छे टीचर भी बने। तो आई होप आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे इसके लिए, और पूरी कोशिश करेंगे आपको जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा नॉलेज इम्पार्ट करने की। एंड आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कोलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपको तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।